तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली एसएससी फेज 12 का 21 जून का फोर्थ शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट करा लिया गया है। 21 जून की फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी फेज 12 की 21 जून की चौथी पाली में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, लिबरो शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। देखिए लिबरो शब्द का प्रयोग जो है ना, ये किया जाता है वॉलीबॉल खेल में। किस में किया जाता है? वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल में लिबरो शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये तो आपको पता है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लिबरो इंडोर वॉलीबॉल में एक रक्षात्मक विशेषज्ञ स्थिति है। अक्सर पेपर में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है लिबरो किस खेल से संबंधित है। तो लिबरो जो है ना, ये वॉलीबॉल से संबंधित है। एक क्वेश्चन और अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, शब्द फ्री थ्रो का प्रयोग किस में किया जाता है। शब्द फ्री थ्रो का प्रयोग जो है ना, ये बास्केटबॉल में किया जाता है। किस में किया जाता है? बास्केटबॉल में। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये एसएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एसएससी की सभी परीक्षाओं में पिछले वर्ष में पूछे जा चुके हैं। शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है, ये भी क्वेश्चंस पेपर में पूछा जा सकता है। शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग बास्केटबॉल में किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कैस निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम मास में मनाया जाता है। कौन सा ऐसा त्यौहार है जो कि हिंदू कैलेंडर के अंतिम मास में मनाया जाता है। इस त्यौहार का नाम है होली। कौन सा है? होली त्यौहार। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, होली हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाई जाती है और इसे फाल्गुन मास में मनाया जाता है। अगर पेपर में पूछा जाए कि जो होली त्यौहार है ये किस मास में मनाया जाता है तो ये फाल्गुन मास में मनाया जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अक्सर पेपर में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि शक काल पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का आखिरी महीना कौन सा होता है। तो शक काल पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का आखिरी जो महीना होता है वो होता है फाल्गुन। अगर पेपर में पूछा जाए हम हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्यौहार किस दिन मनाते हैं तो पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। और कौन से मास में मनाते हैं ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसे फाल्गुन मास में मनाते हैं, ठीक है। और किस दिन मनाते हैं? पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता था, ये मैंने फैक्ट में जोड़ दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है। कौन सा है? वो है गणगौर त्यौहार। कौन सा है? गणगौर। हो सकता है पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, रमजान के पवित्र महीने के अंतिम दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। रमज़ान के पवित्र महीने के अंतिम दिन में ईद उल फितर जो है ये मनाया जाता है। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ एसएससी की सभी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। हो सकता है ये भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। उगादी। कौन सा है? उगादी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है ये भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाए पेपर में, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में नववर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। उगादी मनाया जाता है। हो सकता है यह भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कौन सा ऐसा त्यौहार जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? सोलुंग त्यौहार। तो इतने फैक्ट जो हैं आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के अनेकों फैक्ट होते हैं तो सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। कोई भी क्वेश्चन आए आप करके आए, मेरा कहने का मतलब यही है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये किन किन के बीच में हुआ। देखिए चंदेरी का जो युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 को हुआ था, ठीक है। और अगर पेपर में पूछा जाए पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब हुई थी? 1526 में। खानवा की लड़ाई कब हुई थी? खानवा की लड़ाई 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुई थी। चंदेरी की लड़ाई कब हुई थी? 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुई थी। घाघरा की लड़ाई कब हुई थी? 1529 में बाबर और अफगान के मध्य हुई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो कि आपके एसएससी की परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए हैं और हो सकता है कि यहाँ से रिपीट क्वेश्चंस हो जाएं।
1528 में चंदेरी में राजपूतों को किसने हराया था? देखिए क्वेश्चंस को पूछने का जो तरीका होता है थोड़ा सा उलट फेर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 1528 में चंदेरी में राजपूतों को किसने हराया था? बाबर ने हराया था। हो सकता है कि क्वेश्चंस ये भी पूछ लिया जाए कि चंदेरी के युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट खालिस्तान ने 1528 में राजपूतों को हराया था। बाबर ने हराया था। क्वेश्चंस का जो पूछने का जो तरीका है हो सकता है घुमा फिराकर क्वेश्चंस पूछ ले जाएं। गागरोन की लड़ाई के बाद चंदेरी को अपनी राजधानी बनाकर मालवा का शासक कौन बना? गागरोन की लड़ाई के बाद चंदेरी को अपनी राजधानी बनाकर मालवा का शासक कौन बना था? मेदिनी राय बना था। हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछे जाए पेपर में। निम्नलिखित में से किस युद्ध से मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का प्रभावी ढंग से उपयोग किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये जो कुछ मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं ये फैक्ट समझ लीजिए या प्रश्न समझ लीजिए जो कि आपके एसएससी की परीक्षाओं में पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? फतेहपुर सीकरी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं और ये सारे क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन के अनेकों फैक्ट होते हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन था बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए बस्तर दशहरा जो है ना ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। चलिए फैक्ट कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपके एसएससी की परीक्षा में पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो मध्य भारत में स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? मध्य भारत में स्थित है। अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है जिसे खालिस्तान दिनों की अवधि में कितने दिनों की अवधि में मनाया जाता है? तो ये 75 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में कि बस्तर दशहरा का 75 दिवसीय त्यौहार किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यानी यह कहने का मतलब यह है गाइस कि प्रश्न को घुमा फिराकर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस्तर दशहरा का 75 दिवसीय त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है गोचा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोचा उत्सव जो है ना ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। मंदिर में कैलाश स्थापना से जोगी बिठाई इसे कहा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सा आदिवासी त्यौहार केसरपालिन देवी को समर्पित है जो आदिवासी देवताओं में से एक है? इसको हम कहते हैं मड़ई, ठीक है। ये आप प्रश्न याद कर लीजिए। हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए गोम्बे हब्बा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? देखिए गोम्बे हब्बा जो है ना ये कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कजरी त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कजरी त्यौहार जो है ना ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो कि आपके एसएससी की परीक्षा में पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं इन्हें भी देख लीजिए एक बार आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस खेल में दस्ताने का उपयोग नहीं किया जाता है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बास्केटबॉल में दस्ताने का उपयोग नहीं किया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए। हो सकता है कि एसएससी की परीक्षा में एसएससी फेज 12 के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाए। किस खेल में दस्ताने का उपयोग नहीं किया जाता है? 5 में दस्ताने का उपयोग नहीं किया जाता है। बोल्ट उपकरण का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बोल्ट उपकरण का प्रयोग पर्वतारोहण में किया जाता है। जहांगीर खान किस खेल में प्रसिद्ध हैं? तो जहांगीर खान जो है ना स्क्वैश में प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मीराबाई चानू ने किस खेल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मीराबाई चानू ने किस खेल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था? भारोत्तोलन के लिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके एसएससी की परीक्षा में पिछले वर्ष में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या कितनी थी? 1,67,87,491। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? तो कौन सा महानगर है? दिल्ली महानगर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या का घनत्व लगभग कितना है? 11,000
300 है। हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन पूछे जाए पेपर में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? केरल राज्य का 800 से अधिक था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? 88.01%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 1210.2 मिलियन। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? झारखंड में। तो 2011 से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अगर क्वेश्चन अगर आता है तो इनमें से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? अनुच्छेद 44। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अनुच्छेद 44 जो है ना, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। प्रश्न कुछ देख लीजिए महत्वपूर्ण, जो कि आपके एसएससी की परीक्षा में, एसएससी फेज 12 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भाग 4 में शामिल है। हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है? अनुच्छेद 40। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? 51। अनुच्छेद 51। यहां से भी यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का निर्देशक सिद्धांत है? ग्राम पंचायतों का गठन। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहां से लिया गया है? आयरिश संविधान से लिया गया है। हो सकता है कि यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया जाता है? 36 से 51 अनुच्छेद में। तो देखिए, यहाँ से भारतीय संविधान से आपसे जो भी अनुच्छेद से जो भी क्वेश्चन बन रहे थे महत्वपूर्ण, और जो आपके एसएससी के एग्जाम में पिछले वर्ष पूछे गए थे वो ज़्यादातर मैंने आप लोगों को करा दिए। अगर प्रश्न पूछे गए तो यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, तानसेन किसके दरबार में संगीतकार थे? देखिए, तानसेन जो है ना, ये अकबर के दरबार में कवि थे, संगीतकार थे, और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी के बीच में रहा था। सम्राट अकबर ने इलाहाबाद के नाम से एक शहर की स्थापना की, जो बाद में इलाहाबाद बन गया। पहले इसका नाम क्या था? इलाहाबाद, फिर बाद में इलाहाबाद पड़ गया। अब वर्तमान में प्रयागराज है। दीन ए इलाही नए धर्म की शुरुआत जो है ये अकबर के द्वारा की गई थी, और मनसबदारी प्रणाली की जो शुरुआत है ये भी अकबर के द्वारा की गई थी। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। उन्होंने सुलह ए कुल की नीति का पालन भी किया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? मिल्खा सिंह है। द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। वह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलीट स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं, और उन्हें खेल में उनकी उपलब्धियों के सम्मान में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मिल्खा सिंह का जन्म 1929 में पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ जिले के गोविंदपुरा गांव में हुआ था। फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाने वाले पद्मश्री मिल्खा सिंह एक भारतीय चित्र धावक और ट्रैक धावक थे। वह राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र एथलीट हैं। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। उनकी बेटी सोनिया शवालका के साथ सहलिखित 2013 में प्रकाशित हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, एनपीएस योजना को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एनपीएस योजना को पीएफआरडीए के द्वारा विनियमित किया जाता है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पीएफआरडीए की इसकी फुल फॉर्म होती है पेंशन फंड रेगुलेटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसकी शुरुआत कब हुई थी एनपीएस की? तो एनपीएस की शुरुआत हुई जनवरी 2004 से। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और मैंने आपको कई क्वेश्चन ऐसे भी कराए हैं जो कि आपके एसएससी की परीक्षा में काफ़ी बार पूछे गए हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।